अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन। आज इधर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पास पेपर 2019 का आईटी 304 डेटाबेस सिस्टम का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। ये 10 मार्क्स के हैं, दो दो नंबर एक का है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन एसक्यूएल। Group by statement in SQL is used to arrange identical data into groups with the help of some functions। यानी हम group by statement जो use करते हैं वो SQL के अंदर हम use करते हैं ताकि जो सेम तरह का डेटा हो उसको आप ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन कर सकें, और जो है किसी ना किसी फंक्शन की मदद से आप ये सारा काम करते हैं। If a particular column has same values in different rows, यानी different rows के अंदर किसी column की same values है, then we will arrange these rows in a group। फॉर एग्जाम्पल डेट वाइज आपका जो है वो डिफरेंट सिटीज के अंदर आप कोई चीज टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं या डिफरेंट सिटीज में आप सेल रिकॉर्ड करते हैं। मसलन आज के दिन लाहौर में आपकी 50,000 की सेल हुई है, कराची में 70,000 की हुई है, और पिशावर में 80,000 की हुई है, कोयटा में 2 लाख की हुई है सपोज। तो आप इसको एक डेट में चार सिटीज की हैं, तो आप इसको ग्रुप बाय डेट करेंगे तो वो सेल्स जो है इस दिन की उन सारों को वो आपस में ऐड कर देगा और आपको दिन की टोटल सिंगल सेल बता देगा चारों शहरों के मिलाकर। तो इस तरह की चीजों को हम ग्रुप के लिए हम जो है वो ग्रुप बाय की स्टेटमेंट इसमें यूज करते हैं। ग्रुप बाय के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें जो कि हमें याद रखनी चाहिए माइंड में, कि जो ग्रुप बाय क्लॉज है ये सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम इसको यूज करते हैं। क्यूरी के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज जो है ये वेयर के बाद लगाया जाता है, और क्यूरी के अंदर जो ग्रुप बाय है वो ऑर्डर बाय से पहले लगाया जाता है अगर उसके अंदर कहीं पे आपने ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट यूज की हो। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप बाय की स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि थीटा ज्वाइन क्या होता है। थीटा ज्वाइन जो है दिस इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग सिलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन द प्रोडक्ट। क्या आप थीटा ज्वाइन जो है वो सिलेक्ट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जो है थीटा ऑपरेटर के साथ कंपैरिजन करते हुए, उस वक्त हम थीटा ज्वाइन को यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट होती है और ये एक रिलेशन को अलाउ करती है कि जो एक रिलेशन है वो मर्ज हो सके ऑल रोज ऑफ सेकंड रिलेशन के साथ। यानी दो सेपरेट टेबल हैं तो थीटा ज्वाइन अलाउ करता है कि जो पहला रिलेशन है वो दूसरे रिलेशन की हर रो के साथ मर्ज कर दें। और थीटा ज्वाइन जो है इट ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ द फर्स्ट रिलेशंस आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ द सेकंड। यानी पहले से सिलेक्टेड दूसरे की सारी रोज, इसको हम थीटा ज्वाइन कहते हैं। इन का ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड के अंदर। एसक्यूएल के अंदर जो इन की कंडीशन है समटाइम कॉल्ड इन ऑपरेटर, ये आपको अलाउ करती है कि आप इजीली टेस्ट करें इफ एन एक्सप्रेशन मैचेस एनी वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ। यानी आप जब चेक करते हैं ना कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर के बाद तो मल्टीपल कंडीशंस आप इक्वल पे चेक कर रहे होते हैं, तो आप उसको एक लिस्ट बनाए उन ऑप्शंस की और उसको इन ऑपरेटर के साथ आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या मल्टीपल वेयर के बाद एज इज इक्वल टू 10 एंड एज इज इक्वल टू 50 एंड एज इज इक्वल टू 100 एज इज इक्वल टू 3 एज इज इक्वल टू 5, तो इतने ज्यादा एज इक्वल बार बार लिखना है, तो आप जो वैल्यूज है ना 10 12 15 20 25 30 उसको एक लिस्ट में बनाएं और इनका ऑपरेटर उसके साथ यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल और कंडीशंस जो होती हैं या एंड कंडीशन जो होती हैं ये और के लिए मेनली होता है। उसको सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट के अंदर जो मल्टीपल और कंडीशंस होती हैं ये उनको रिड्यूस कर देता है। यानी आप ये वैसे लिखते ये सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन 10 20 30, तीनों में से कोई भी आईडी है तो आप उसका ई नेम सेलेक्ट कर दो। वैसे आप लिखते तो आप लिखते सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर employee id is equal to 10 और employee id equal 20 और employee id equal 30। तो हम इस तरह से लंबी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसने हमारे स्टेटमेंट्स को शॉर्ट कर दिया है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंकरेंसी एंड डेडलॉक। सो जो कंकरेंसी कंट्रोल है डेटाबेस के अंदर इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मैनेज simultaneous transaction ensuring their atomicity isolation consistency and serializability।
यानी आप ये जो 4 क्वालिटीज हैं इसको मेक श्योर करते हुए आप मल्टीपल साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस को जो मैनेज कर रहे होते हैं, इस प्रोसीजर को हम कंकरेंसी कहते हैं। सेवरल प्रॉब्लम्स दैट अराइज व्हेन न्यूमरस ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन रैंडम मैनर, कि जो आप अचानक रैंडमली मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक ही साथ होना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत से मसाइल उस वक्त जन्म लेते हैं। उनको आप कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स के नाम तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, डेडलॉक क्या होता है? डेटाबेस के अंदर डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो किसी और ट्रांजैक्शन का वेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन ए माइट होल्ड लॉक on some rows in the account table and needs to update the row in order table to finish, तो ये डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? सो एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन टू और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, a person can have 2 or more college degrees. Similarly, an employee may have many skills. So students may have more than one email or mobile number. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है उसको आप डबल ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसा एक एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज है। स्किल एक सिंगल एट्रीब्यूट है, लेकिन आपके अंदर बहुत से मल्टी स्किल्स हो सकते हैं। आपका ईमेल एड्रेस एक से ज्यादा हो सकता है, मोबाइल नंबर एक से ज्यादा हो सकता है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल क्वेरीज। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल को सर्च कीजिए। इसके अलावा सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और सेम यूजर नेम के साथ मेरा ये फेसबुक पेज भी है। इसके अलावा जो है मैंने BSIT के स्टूडेंट्स के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया है, आप PU एफिलिएटेड कॉलेजेस के नाम से। ठीक है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये एक पब्लिक ग्रुप है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके अंदर पोस्ट कीजिए और आपकी जो भी सिचुएशंस होगी, डिस्कशंस होंगी, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। PU एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, आप इसमें एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की भी। इसके अलावा जो है मैं हर सेमेस्टर में ऑनलाइन मेरा जूम के थ्रू क्लासेस चल रही हैं, जिसकी पर स्टूडेंट जो है वो 1000 रुपीज फी है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना बैच के साथ सेपरेट क्लास भी स्टार्ट करवा सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं और 1000 पूरे सेमेस्टर की फीस है, मंथली नहीं है। या आपने एक ही बार पे करना है पूरे सेमेस्टर का, एक सब्जेक्ट का। तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की ये क्लासेस चल रही होती हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट का भी पढ़ना चाहते हैं उसमें ग्रुप में आप आइए और पूरे सेमेस्टर की आपको तैयारी करवाई जाएगी इसकी। ठीक है, टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसक्यूएल क्यूरीज। सो एक एम्प्लॉय, ये स्कीमा क्या गिवन है कि एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें एक कॉलम एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कमीशन, हायर डेट, मैनेजर है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है। फिर डिपार्टमेंट एक टेबल और है, उसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन है, 3 कॉलम्स। सैलरी ग्रेड का एक टेबल है, उसमें ग्रेड, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी का एक टेबल है। इसके अंदर ये 5 क्यूरीज गिवन है, तो हम इसकी लिखते हैं वन बाय वन। तो जो पहली क्यूरी है वो क्या है? शो द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल क्लर्क्स हैविंग ग्रेड 1 एंड 2 और मैनेजर। ठीक है, 1 2 हो या फिर वो मैनेजर हो, तो जितने भी क्लर्क्स इसके अंदर आ रहे हैं उन सारों को आपने उसका नेम और सैलरी बताया। तो एम्प्लॉय के टेबल में से हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने सिलेक्ट emp.employee name, emp.salary फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सैलरी ग्रेड, क्योंकि जो सैलरी ग्रेड है वो हमारे पास जो है वो पहले नंबर के अंदर नहीं है, वो हमारे पास ये सेपरेट है। तो हमने यहाँ से उसको उसके साथ वो एक किस्म का ये ज्वाइन किया हमने इसको, और फिर ग्रेड के अंदर जो है वो आपने इधर मेंशन कर दिया के 1 2 या मैनेजर हो। तो ये इन का भी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, इन क्लॉज हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये नीचे हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया एग्जाम्पल के अंदर, रियल टाइम एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है कि शो द डिपार्टमेंट नेम, ग्रेड एंड एम्प्लॉय नेम ऑल एम्प्लॉयज हैविंग वर्किंग इन न्यूयॉर्क और शिकागो। तो हमने ये इसके लिए क्यूरी लिखनी है, इसके अंदर थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर लूँ ये कुछ चीजें। Show the department name, grade, employee name of all employee working in New York और Chicago. So हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमें लोकेशन गेट करनी है।
उन लोगों की जो कि शिकागो और जो है न्यूयॉर्क में काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट नंबर हम जानेंगे। तो इसमें एक हम सब क्यूरी चलाएंगे, एंड पे ये आपको नजर आ रही होगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीबीटी टेबल वेयर लोकेशन इन न्यूयॉर्क एंड शिकागो। तो इन दोनों में से कोई और शिकागो है, ये कोई भी एक हुआ तो ये उसका डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट कर लेगा। तो अब हमने क्यूरी क्या लिखी कि एम्प्लॉय नेम और फिर उसका ग्रेड वो हमें कह रहा है। सो ग्रेड तो हमारा यहाँ से आ रहा है, तो इस एम्प्लॉय नेम की जो से एम्प्लॉय के टेबल से हम सैलरी पकड़ेंगे, और वो सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में हम देखेंगे, अगर है तो उसका ग्रेड वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आएगा। सिलेक्ट ग्रेड फ्रॉम सैलरी ग्रेड वेयर एम्प्लॉय डॉट सैलरी बिटवीन सैलरी ग्रेड मिनिमम और सैलरी ग्रेड का मैक्सिमम। ठीक है, फिर एम्प्लॉय नेम चाहिए फ्रॉम ईएमपी एंड डिप्टी सैलरी ग्रेड, तीनों टेबल्स के कॉमा के साथ नेम्स आ गए। वेयर एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कौन सा हो, जो शिकागो और न्यूयॉर्क में काम करने वाले लोगों का एम्प्लॉय नंबर है, तो ये वहां से हमारे पास वो उसका एम्प्लॉय नंबर आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास इसकी क्यूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, शो द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय वर्किंग विद किंग बट गेटिंग सैलरी लेस देन किंग बट हायर्ड बिफोर किंग। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, और ये आगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फॉर एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू किंग, यानी किंग का डिपार्टमेंट नंबर हमने गेट किया, और उसकी जो सैलरी है वो भी लेस देन है किंग की सैलरी से, और उसकी जो हायर डेट है वो भी बिफोर है इससे। तो यहाँ पर भी एक और आएगा, ये मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं अभी इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ये ही सिलेक्ट की क्यूरी में कॉपी करूंगा, और इधर एंड पे सैलरी इज लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, डीपीटी नंबर की बजाय मैं यहाँ पे लूंगा सैलरी फ्रॉम ईएमपी, जब के नाम है किंग का, तो किंग की सैलरी से जिनकी सैलरी लेस है वो आएगा, और हायर रेट भी लेस देन किंग है एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, सो हायर्ड बिफोर किंग इसके अंदर भी है, वेयर एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे पास उसकी आ जाता है, हायर डेट वगैरह सारा कुछ आ जाता है। सो नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम, सॉरी, शो द ई नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय गेटिंग सैलरी मोर देन किंग बट लेस देन एनी ऑफ अदर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट 20 एंड मोर देन एनी एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट 30। सो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, हमने उनके नेम शो करने हैं, वेयर सैलरी इज बिटवीन, जो डिपार्टमेंट 20 और 30 के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये सैलरी में 20 की अलहदा सेलेक्ट कर ली, 30 की अलहदा कर दी। ठीक है, उन सारों की जो सैलरीज आ रही हैं ये उसके दरमियान में ये हमें वैल्यूज देगा, वेयर सैलरी जो है वो बिटवीन है कि सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 30 जो है वो हमने सिलेक्ट की, और उसके वो दरमियान में हमें सारों के ई नेम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वाली एसक्यूएल क्वेरी थी। लास्ट वाली एसक्यूएल क्वेरी क्या है, शो द नेम एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय working with king but salary less than king, so select e name salary from employee where department number is equal to। तो ये आगे एक और सब क्यूरी है जो कि डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रही है किंग का, और सैलरी भी लेस देन किंग के डिपार्टमेंट से है, तो ये अगेन एक सब क्यूरी है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग, ये उसको गेट करके ला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन थ्री टायर ANSI आर्किटेक्चर। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है, इसको भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है फॉर एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन कीजिए, PU स्पेस डैश स्पेस एफिलिएटेड कॉलेजेस, और इसको आप ज्वाइन कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके अंदर आप पूछ सकते हैं। और इस ग्रुप का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, इसको आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे है, आपकी कोई भी क्यूरी होगी आप इसके अंदर पूछें, स्टूडेंट्स ही आपकी हेल्प कर दिया करेंगे, मैं भी कर दिया करूंगा। एक्सप्लेन थ्री टायर ANSI स्पार्च आर्किटेक्चर, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं
The three schema architecture is also called ANSI Spark architecture of three-level architectures. This framework is used to describe the structure of a specific database system. यानी आप किसी भी database system का एक structure describe करना हो तो हम इस तरह के framework को utilize करते हैं. The three schema architecture is used to separate the user application and physical database. ये user application और physical database जो है ये उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. The three schema architecture contain three levels. It breaks the database down into three different stages. ये तीन different stages के अंदर database को divide कर देता है. अब ये थ्री लेयर स्कीमा बनाया क्यों गया था? थ्री लेयर स्कीमा बनाया गया था टू कीप द फिजिकल डेटाबेस सेपरेट फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन. यानी एक्चुअल डेटा जहां पड़ा है वो चीज जो यूजर उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उन दोनों को सेपरेट रखा जा सके. इस चीज के लिए थ्री लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था. इसके तीन स्टेजेस हैं, थ्री लेयर्स हैं, इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा. ये आप देख सकते हैं. ये डेटाबेस है, इसका सबसे पहले आता है इंटरनल स्कीमा और ये कंसेप्चुअल लेवल इंटरनल मैपिंग होती है इसके ऊपर. फिर आता है आपके पास कंसेप्चुअल और इसके अंदर आप कंसेप्चुअल मैपिंग करते हैं और उसके बाद इसके साथ एक्सटर्नल लेवल आता है और वो एक्सटर्नल स्कीमा या मैपिंग आप उस लेवल पे करते हैं. अब ये जो ऊपर वाली डायग्राम हमने देखी है इसमें मैपिंग यूज की गई है टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बिटवीन वेरियस डेटाबेसेस लेवल्स. ठीक है, डेटाबेस के डिफरेंट लेवल्स के दरमियान में मैपिंग को यूटिलाइज किया गया है. मैपिंग इज नॉट गुड फॉर स्मॉल डेटाबेसेस बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम. जो एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग है वो नेसेसरी है टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लेवल. और कंसेप्चुअल लेवल मैपिंग जो है वो क्या कर रही है डीबीएमएस के अंदर, वो ट्रांसफॉर्म करती है रिक्वेस्ट को फ्रॉम कंसेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल. तो इस तरह से तीनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है. इंटरनल लेवल स्कीमा क्या होता है कि ये एक इंटरनल स्कीमा होता है विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. एक्चुअल में डेटा आपके टेबल्स में किस तरह से पड़ा हुआ है ये सारा जो है वो इंटरनल लेवल उसको डील करता है. और हम ये यूज करते हैं फिजिकल डेटा मॉडल में और ये उसको यूज कर रहा होता है ये वाला लेवल. और इट इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड इन इन अ ब्लॉक. किसी टेबल ब्लॉक या किसी हिस्से में डेटा किस तरह से स्टोर होगा तो जो इंटरनल लेवल होता है ये उसको डील करता है. फिजिकल लेवल को हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब कम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स इन डिटेल. नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल लेवल. कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा जो है ये डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एट कंसेप्चुअल लेवल. हम उसको डिजाइन को डील करते हैं कंसेप्चुअल लेवल के अंदर. और ये कंसेप्चुअल लेवल है इसको आप लॉजिकल लेवल भी कहते हैं. कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है वो होल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है. और जो कंसेप्चुअल लेवल है वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा रहा है. और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का रिलेशनशिप जो है उस डेटा के दरमियान में एग्जिस्ट करता है. और कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर जो इंटरनल डिटेल्स हैं लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर जो है वो हिडन होता है. प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस लेवल पे बैठ के काम कर रहे होते हैं. देन आता है एक्सटर्नल लेवल. ये यूजर लेवल की बात होती है. सो एट द एक्सटर्नल लेवल डेटाबेस कंटेन सेवरल स्कीमास और उनको आप सब स्कीमास का नाम भी कहते हैं. छोटे छोटे एक्सटर्नल लेवल्स होते हैं. सब स्कीमा जो है उसको हम यूज करते हैं ताकि डिफरेंट व्यूज जो हैं डेटाबेस के उसको हम डिस्क्राइब कर सकें. और जो एक्सटर्नल स्कीमा है इसको स्कीमा व्यू भी कहते हैं. जो एवरी ईच स्कीमा व्यू है वो डेटाबेस के पार्ट को डिस्क्राइब करता है कि जो कि यूजर ग्रुप जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है. और ये रिमेनिंग डेटाबेस उस यूजर से हाइड करके रखता है. और ये जो स्कीमा है ये यूजर एंड इंटरेक्शन विद डेटाबेस जो है ये उसको भी डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशंस और इसके अंदर ग्रुप ऑफ टास्क्स होते हैं. इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. सॉरी, ट्रांजैक्शन क्या है? एक सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशंस है जिसके अंदर टास्क जो है ग्रुप फॉर्म में होते हैं. ट्रांजैक्शन जो है वो एक एक्शन है या सीरीज ऑफ एक्शन है. ये सिंगल यूजर परफॉर्म करता है. तो इसको परफॉर्म करता है क्यों? ताकि वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके जो डेटाबेस का कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए.
ट्रांजैक्शंस जो है इसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, इसका मतलब है कि या तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस एक ही बार होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, मिडल वे कोई नहीं है। ट्रांजैक्शंस हाफ, पार्शली, बिल्कुल नहीं होती, वो जब भी होती है पूरी की पूरी होती है। हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर कंसिडर की जाती है, आइदर टू कंप्लीट और एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, या तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होती है या फिर नहीं होती है। इसके अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं, अबॉर्ट या कमिट। या तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाती है, ट्रांजैक्शन अबॉर्ट का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस हैं वो विजिबल नहीं है, वो रोल बैक कर ली जाती हैं, वो वापस कर दी जाती हैं। और कमिट का मतलब क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन कमिट होती है तो चेंजेस जो भी हैं वो सबको नजर आती हैं कि चीजें चेंज हो गई हैं और हर बंदे के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है। और एटॉमिसिटी का सिंपल मतलब है ऑल और नथिंग। एटॉमिसिटी की एग्जांपल्स की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टी कंसिस्टिंग T1 एंड T2, दो इवेंट्स हैं, T1 T2 है। सो जो ट्रांसफर 100 है वो एक एक्स अकाउंट से आपने वाई अकाउंट में भेजना है। सो इफ ट्रांजैक्शन फेल आफ्टर कंप्लीशन T1, यानी दो स्टेप्स में ट्रांजैक्शन ने होना है, तो अगर पहला स्टेप तो हो गया है लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, जो अमाउंट होगी वो एक्स से तो चेंज होगी, वाई के पास नहीं होगी। यानी एक्स ने वाई को 100 रुपया भेजना था तो एक्स के पास से तो 100 रुपया चला गया, वाई को रिसीव नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, इसको हम इनकंसिस्टेंट स्टेट कहते हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन है, या तो ऐसे तौर ऐसी ट्रांजैक्शन को हम नहीं मानेंगे। यानी एक बंदा क्या है कि मैंने तुम्हारा उधार चुका दिया, दूसरा क्या मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं है, तो इससे तो रोला पड़ जाएगा। तो इसलिए डेटाबेस के अंदर एटॉमिसिटी को मेक श्योर किया जाता है कि दोनों साइडों को अग्री करना चाहिए, कि वो कहे हाँ मैंने दे दिए हैं, वो कहे हाँ मैंने ले लिए हैं। तो अगर नहीं है तो दोनों कहे हाँ मैंने दिए भी नहीं है और वो कहे मैंने लिए भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल उसके अंदर एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब बिफोर ट्रांजैक्शन एक्स के पास 500 था और वाई के पास 200 था। अब एक्स ने क्या किया, इसने 100 रुपया उसको दिया, तो देने के बाद इससे 100 रुपया कम हो गया और उसके पास 100 रुपया ऐड हो गया, तो ये 500 से 400 पे चला गया, वो 200 से 300 पे। तो ये एटॉमिसिटी है, यानी पूरी दोनों साइड्स पे हुआ है, आधा ऑपरेशन नहीं हुआ। Consistency means integrity constraint must maintain so that database is consistent before and after the transaction। यही जो ऊपर वाली एग्जांपल में हमने ऑलरेडी कंसिस्टेंसी को भी डिस्कस कर लिया है कि जो देने वाला है उसको भी पता हो, जो लेने वाला है उसको भी पता हो, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस जो है इसको हम कंसिस्टेंसी में काउंट करते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, द अमाउंट मस्ट, टोटल अमाउंट जो है बिफोर और आफ्टर ट्रांजैक्शन वो इक्वल होनी चाहिए। आप इसमें देखें तो बिफोर ट्रांजैक्शन इसके पास 500 है, इसके पास 200 है, टोटल कितना हुआ 700। आफ्टर ट्रांजैक्शन इसके पास 400 है, इसके पास 300 है, अब भी कितना है 700। तो टोटल अमाउंट सेम रहनी चाहिए। बिफोर ट्रांजैक्शन आपका वो 500 200 700 है, आफ्टर ट्रांजैक्शन 4 3 700 है, तो हम कहेंगे डेटाबेस कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी होती है अगर T1 कंप्लीट हुआ है T2 नहीं हुआ, तो रिजल्ट के तौर पे हम उसको इनकम्प्लीट कहेंगे। यानी एक बंदा कह रहा है पैसे मैंने दे दिए, दूसरा कहता है मुझे मिले ही नहीं है, इसको आप इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट स्टेट का नाम देते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हो सकती हैं विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, ठीक है, स्टेट। यानी उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दूसरे दोस्तों को एक ही बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक किसी के भी अकाउंट का दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। यानी वो बगैर किसी इंटरफेरेंस के सारी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली चल रही होती हैं। जो चेंजेस हैं वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर अकर होती हैं और विजिबल नहीं होती किसी और ट्रांजैक्शन को until a particular change in that transaction is written to the memory or has been committed। यानी जब तक जो चेंजेस हैं वो मेमोरी में लिखी ना जाए या उनको कमिट ना किया जाए, तब तक जो है वो कहीं पर भी अपडेट नहीं होती, और इसके अलावा जो है वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती, ठीक है। The property ensure that the execution of a transaction concurrently will result in a state that equivalent to a state achieved were executed serially in some order।
यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ये मेक श्योर कर रही है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक साथ, जो होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐसी स्टेट होगी जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी, जो एक साथ वन बाय वन चीजें हो रही थी, तो उससे किसी के ऊपर कोई फर्क पड़े बगैर सारों की सेम स्टेट चलती रहेगी। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, ये इंडिकेट करती है कि जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शंस मेड द परमानेंट चेंजेस, ये मेक श्योर करती है कि जो जो चेंजेस हुई हैं वो परमानेंट हैं। ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट बी लॉस्ट फॉर एरनियस ऑपरेशन और अ फॉल्टी ट्रांजैक्शन और बाय द सिस्टम फेलियर, यानी सिस्टम में कोई मसला आ गया है, कोई बीच में एरर आ गया है, तो जो ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं वो वापस नहीं होती। ऐसा नहीं है रात को तो आपको पैसे रिसीव हुए हैं, आपके अकाउंट में पड़े हैं, और सुबह उठ के आप देखेंगे वो पैसे है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। सो ट्रांजैक्शन ड्यूरेबल होती है, यानी वो खुद ब खुद वापस नहीं होती। हैकर्स आपके अकाउंट से निकाल सकते हैं, या कोई बंदा स्पैम के थ्रू वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुई है तो सुबह वो खुद ब खुद वापस हो जाए। दैट कंसिस्टेंट स्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट इवन event of the system failure. So the recovery system of DBMS has responsibility of durability properties. नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन आता है कि सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को डिफाइन करें, पार्शियल डिपेंडेंसी इसके अंदर से रिमूव करें, और स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी जो है वो इसके अंदर कंपोजिट प्राइमरी की हैं। तो सेकंड रिलेशन फॉर्म में कब होता है, अगर वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो अपनी प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की पे डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि प्राइमरी की में चेंज आए तो जो जो उस पर डिपेंडेंट है हर कॉलम के अंदर चेंज आ जाए। ठीक है, तो फुली फंक्शनल का मतलब है दो प्राइमरी कीज हैं तो सारे कॉलम दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो कोर्स आईडी है और एक स्टूडेंट आईडी है, तो ये जो कोर्स नेम है ये कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, इसको कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट कौन सा है, कौन सा पढ़ रहा है, उसका आईडी क्या है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, ग्रेड या स्टूडेंट की स्किल्स क्या है। कोर्स नेम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्स आईडी बदल दो तो सिर्फ कोर्स नेम चेंज होगा, बाकियों पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी बदल दो तो ये बाकी चीजें चेंज होंगी, कोर्स आईडी और कोर्स नेम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आधी प्राइमरी की पे चीजें डिपेंड कर रही हैं और कुछ दूसरी आधी की के ऊपर, इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो हम इसको रिमूव करेंगे। हमने इसे तीन टेबल बना दिए, जो स्टूडेंट वाला टेबल है वो अलग कर दिया, कोर्स वाला अलग कर दिया, और एक कॉमन टेबल बना दिया जिसमें दोनों की प्राइमरी कीज आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था पास्ट पेपर 2019 का। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।